अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में अगर हम सेल टैक्स में ख़ास तौर पे देखें तो फेक और फ्लाइंग इनवॉइसेस का एक बहुत बड़ा मसला रहा है और इसने कौमी ख़जाने को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जब भी हम इस पे बात करते हैं, इस पे जो है वो ये बात होती है कि ये किस तरह हो गया, कैसे हो गया, किसने कर दिया, आज तक ये पता नहीं चल सका कि कौन ज़िम्मेदार है इस बात का। आज भी जो है अभी ये ख़बर आई है कि 5 से 6 ट्रिलियन का जो फेक और फ्लाइंग इनवॉइसेस हैं या इररेलेवेंट इनवॉइसेस हैं वो सिस्टम में घूम रही हैं। अब जब मैचिंग इनवॉइसेस का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया तो उसके बाद ये उम्मीद थी कि जो है फेक और फ्लाइंग इनवॉइसेस का ख़ात्मा हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब भी फ्लाइंग और फेक इनवॉइसेस ये हमेशा मिली भगत सी की गई हैं और इससे किसी का नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ पाकिस्तान के कौमी ख़जाने का नुकसान हुआ है और उसको डेंट किया जाता रहा है। अब ये क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसको ना FBI पूरी तरह काउंटर कर सका है, ना लोगों ने इसको इस्तेमाल करने का छोड़ा है, इस पे इस्तेमाल करना, ना हुकूमत इस पे कोई पॉलिसी लेके आ रही है। तो ये जो है मुसलसल पाकिस्तान की इकॉनमी को डेंट करता रहा है। अब ये किस तरह इसको एड्रेस किया जा सकता है? क्या इसमें ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिससे इसको रोका जाए ताकि लोग बड़ी आसानी से इसको इस्तेमाल ना कर सकें, कोई डिटरेंस हो? हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे मेहमान जाहिद अतीक साहब, जो कि साबका सदर हैं लाहौर टैक्स बार के। उनसे बात करते हैं कि ये जो फेक और फ्लाइंग इनवॉइसेस का दौर अभी तक चल रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जाहिद साहब, हम बात ये कर रहे हैं कि आज भी आपने भी खबर पढ़ी होगी भी थोड़े दिन पहले कि फेक और फ्लाइंग इनवॉइसेस जो हैं वो फिर एक जो है ना अपने रैम्पट पे हैं और हर जगह जो है ये इनवॉइसेस का मसला चल रहा है। तो आप कैसे देखते हैं इसको? अनवर काशिफ साहब देखें, अगर आप फेक और फ्लाइंग इनवॉइसेस की बात करते हैं तो आपके नाज़रीन के लिए सबसे पहले इस बात को समझने की ज़रूरत होगी कि ये फेक और फ्लाइंग इनवॉइसेस होती क्या हैं। जी, आल्दो कि आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बड़े इंटेलेक्चुअल्स और टैक्स साइट के लोग और सब ये जो FBR देखती है, लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी आम आदमी की समझ के लिए ये बताना चाहिए कि फेक और फ्लाइंग होती क्या है। फेक और फ्लाइंग इनवॉइस से मुराद एक ऐसी इनवॉइस है जिसमें रियल माल की लेन देन नहीं होती, यानी आपकी कोई गुड्स की सप्लाई सेल परचेज उसमें नहीं इनवॉइस में इन्वॉल्व होती, बल्कि एक बिजनेसमैन ट्रेडर दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं सिर्फ सेल टैक्स क्लेम करने के लिए, गवर्नमेंट के एक्सचेकर से एक क्रेडिट वापस लेने के लिए। अब हमें इस बात को समझना जरूरी होगा कि फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस की जरूरत क्यों महसूस होती है। अब आप देखेंगे कि जो फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस हैं, ये सबसे पहले अगर हम आज जब रियल आपने अपने इंट्रो में भी बात की कि सेल टैक्स के FBR ने एक निजाम नाफिज किया है, स्ट्राइव, इसको कहते हैं सेल टैक्स रियल टाइम इनवॉइस वेरिफिकेशन सिस्टम, जिसमें एक सप्लायर अपने पोर्टल पे सेल डालता है तो बायर के पोर्टल में परचेज पहुंचती है और FBR इस ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करती है और इसके बाद फिर एक लेजिटिमेट जो परचेज करने वाला परचेजर है वो अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता है। अब मसला जो हमारे पास फेक और फ्लाइंग इनवॉइसेस का ज्यादा हो रहा है, इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि सर हमारे यहाँ जो सेल्स टैक्स का रेट है ये इतना ज्यादा है, 18% इस वक्त स्टैंडर्ड रेट ऑफ सेल टैक्स है और कुछ चीजों पे 25% रेट ऑफ सेल्स टैक्स है। तो इतना हाई रेट ऑफ सेल्स टैक्स जो इस रीजन में सबसे हाईएस्ट है, ये इस तरफ क्या ये लोगों को पुश करता है कि इस वजह से लोग जो हैं इस तरफ जाते हैं? सर ये बिल्कुल, ये जो हाई रेट ऑफ सेल्स टैक्स है हमेशा जो है ये अट्रैक्शन पैदा करता है, ठीक है, सेल टैक्स को अवॉइड करने की, सेल टैक्स बचाने की, टैक्स अवियन करने की। क्योंकि बिजनेसमैन जब स्मगलिंग की चीजें खरीदता है या इनफॉर्मल सेक्टर से चीजें खरीदता है जिसकी उसके पास परचेज की कोई डॉक्यूमेंट या दस्तावेज नहीं होती, इनवॉइस नहीं होती, तो उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो कस्टमर से 25% चार्ज करके बेच सके। नहीं, लेकिन तो जाहिद आपने ये तो बता दिया हमारे नाज़रीन को कि फेक और फ्लाइंग इनवॉइसेस होती क्या है, लेकिन आप ये बताएं कि आपने एक जिक्र किया जो FBR के स्ट्राइप है जिसका रियल टाइम मैचिंग हुआ है, जब वो इम्प्लीमेंट हो गया है तो फिर कैसे ये फेक और इनवॉइसेस अभी तक जो है इनका इस पूरे सिस्टम में अभी तक मौजूद हैं? ये अनवर काशिफ साहब, आप खुद भी माशाल्लाह पाकिस्तान के लीडिंग टैक्स कंसल्टेंट हैं और आपसे बेहतर कौन जानता है कि FBR ने एक बहुत बड़ी गलती की जिसे कहते हैं फर्दर टैक्स। FBR ने सेल्स टैक्स तो 18% 25% कर दिया, इसके साथ साथ इन्होंने एक फर्दर टैक्स भी दिया सेक्शन 3 की सब क्लास 1A के तहत
कि अगर एक इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर अनरजिस्टर्ड आदमी को बेचेगा, ऐसे बंदे को बेचेगा जिसने सेल टैक्स नंबर नहीं लिया हुआ, तो उससे 4% अज़ाफी चार्ज करके जमा कराएगा। अब ये जो फर्दर टैक्स है, असल नुकसान की और असल बुराई की जड़ ये है, और एफबीआर इस बात को समझने से कासिर है। आप देखिए, अगर एक इंपोर्टर है वो अपना 4% फर्दर टैक्स बचाने के लिए माल ए ट्रेडर को बेचता है और अपनी इनवॉइस 4% सिर्फ बचाने के लिए बी ट्रेडर को बेच देता है, तो यहाँ से फिर ये फ्लाइंग और फेक इनवॉइसेस की स्टोरी शुरू होती है। अगर कमर्शियल इंपोर्टर का फर्दर टैक्स आप खत्म कर दें तो कभी भी कोई कमर्शियल इंपोर्टर अपनी इनवॉइस जो है वो कभी ऐसे शख्स को नहीं देगा जो इनवॉइस को आगे फर्दरेंस ऑफ सप्लाई चेन के लिए यूज करे। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि 18% तो वो स्वेल कर लेता है, लेकिन वो 4% जो है वो उसके लिए स्वेल करना मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, 4% बचाने से, ये मेरी नजर में जो मेरा हम्बल ओपिनियन है या मेरा एक्सपीरियंस है या 25 साल की जो सेल्स टैक्स की प्रैक्टिस करने के बाद आज मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूं, फर्दर टैक्स जो है वो एक बोन ऑफ कंटेंशन है। 4% फर्दर टैक्स बचाने के लिए इंपोर्टर अपनी इनवॉइस जो है वो परचेजर ढूंढते हैं जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो और उनसे सिर्फ इनवॉइस ले ले। गुड्स वो बेचते हैं ओपन मार्केट में या अपनी सप्लाई चेन में ऐसे लोगों को जिनको इनवॉइस की नहीं जरूरत होती। तो इंपोर्टर पहले 4% बचाता था, अब 4% बचाने के साथ साथ उसको अदर रेवेन्यू भी मिलना शुरू हो गया, क्योंकि जिस ट्रेडर को या इंडस्ट्री को आगे इनवॉइस जाती है उसका 18% बचता है। वो 18% में से एक पोर्शन, वो कुछ पोर्शन एक्स अमाउंट हो सकती है, 2, 4, 5%, वो इवन उस पेपर इनवॉइस के अगेंस्ट सप्लायर इंपोर्टर को या मैन्युफैक्चरर को एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करते हैं। तो सर अब फर्दर टैक्स से बात भर के इंसेंटिव बेस्ड ट्रांजैक्शन पे चली है। ठीक है, अगर अब भी ये इंसेंटिव बेस्ड ट्रांजैक्शन है, लेकिन सिस्टम कैसे इसको एक्सेप्ट करता है जाहिद? मेरे ख्याल में हमारा राब्ता से मुनक़ता हो गया। बात यही है कि यहाँ क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, दुनिया भर में टेक्नोलॉजी इसीलिए लेके आई जाती है कि ट्रांसपेरेंसी हो, और ये एक ऐसा इशू था जो फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस, जो कि हमारे अभी मेहमान मौजूद थे वो बता रहे थे, और उसमें बड़ी ज़रूरत थी कि टेक्नोलॉजी को लाया जाए। लेकिन टेक्नोलॉजी के बाद भी ये अभी तक ये जो है एक मसला मौजूद है और एक बहुत बड़ा सवालिया निज़ाम है पूरे सिस्टम पे। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे अपने मेहमान से। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जाहिद अतीक साहब से, सिलसिला मुनक़ता हो गया तो हमसे बात करते हैं, वो अपने जवाब दे रहे हैं। जाहिद साहब जी, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ये जो फर्दर टैक्स है, अगर अनवर काशिफ साहब इसको ट्रांजैक्शन से हटा दिया जाए जी, तो जो सोर्स ऑफ फेक फ्लाइंग इनवॉइस है, क्योंकि डेफिनेटली कि फर्स्ट या तो इंपोर्टर या सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन ये अपने सिस्टम में इनवॉइस डालते हैं। अगर ये फर्दर टैक्स को हटा दिया जाए तो आपकी काफी इंपोर्टर्स और जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। लेकिन जाहिद, जब आप ये कह रहे हैं कि रेट ज्यादा है तो 18% को भी आप कह रहे हैं कम होना चाहिए। प्रेजेंटली अगर हम फर्दर टैक्स से शुरू करें तो पहले स्टेप में हम सर सेल्स टैक्स का फर्दर टैक्स खत्म कर दें, ठीक है, तो इससे हमें कम से कम उस सप्लाई चेन को ब्रेक करने का मौका मिलेगा। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सेल टैक्स की जो 18% परसेंटेज है इसकी हमें जरूरत नहीं रहेगी। जब आप फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस का एलिमेंट हटा देते हैं तो सेल एफबीआर का इफेक्टिव रेट तो 5-6% है। ठीक है, इफेक्टिव रेट से मुराद ये है कि इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट के बाद नेट ऑफ जो रेट आता है, नेट ऑफ रेट जी, नेट ऑफ रेट वो तो 5 to 6% आता है। तो अगर एफबीआर ये फर्दर टैक्स हटा दे और इससे फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस की चेन को ब्रेक कर सके तो हमें सेल टैक्स रेट को 12.5% पे भी एडजस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम खास नहीं आएगी। हमारा बजट या इनडायरेक्ट टैक्सेस के टारगेट इतने ज्यादा उससे अफेक्ट नहीं होंगे। सही है। तो आपके ख्याल में ये जो 73 की कंप्लायंस भी लोग पूरी कर लेते हैं, उसके बावजूद भी ये सिस्टम जो है ना डाउटफुल हो गया है, तो ये वजह सिर्फ रेट ऑफ टैक्स ही है स्कीम? जी, इसकी एफबीआर के पास अभी इतना इफेक्टिव सिस्टम नहीं है कि एफबीआर की जो स्ट्राइब है वो किसी पेपर ट्रांजैक्शन को या रियल ट्रांजैक्शन को डिस्टिंग्विश कर सके। इसमें एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, वो है एचएस कोड। जो चीज मिसयूज होती है, मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी इंपोर्ट्स हैं
ये एक्चुअली जो गुड्स की क्लासिफिकेशन या जो इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये इंपोर्ट कुछ चीजें होती हैं और ये दूसरे सेक्टर्स में चली जाती हैं। एफबीआर अगर कुछ कर सकती है तो उनको सिर्फ सेक्टर कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा कैप लगाएं कि जो जिस सेक्टर की कमर्शियल इंपोर्ट है वो उसी सेक्टर तक महदूद हो सके। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंपोर्ट जिस सेक्टर की है इनपुट भी वहीं उसी सेक्टर में लिया जा सके। जी बिल्कुल, जब वो दूसरे सेक्टर में जाता है तो वहां पे एफबीआर का एक रिस्क बेस जो है वो सिस्टम होना चाहिए, जो इमीडिएटली पॉइंट आउट करे कि ये नॉन सेक्टर में चली गई है या अदर सेक्टर में गई है ट्रांजैक्शन, तो उस ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करना या उसकी स्क्रूटनी करनी आसान होगी, बजाय इसके कि हम पूरी सेल्स टैक्स के निज़ाम की स्क्रूटनी करने पे लग जाएं। तो अगर हम इसको सेक्टर स्पेसिफिक करें, जिस तरह हमने प्रपोजल दी थी कि एफबीआर की जो सेल टैक्स रिटर्न फाइल होती है वो भी सेक्टर वाइज होनी चाहिए, यानी कि आपका पोर्टल वही होगा, उस पोर्टल के अंदर जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको सेपरेट कर दिया जाए, मैन्युफैक्चरर, कमर्शियल इंपोर्टर, रिटेलर और होलसेलर्स को सेपरेट कर दिया जाए। जिसकी जो स्लॉट है सिर्फ वो उसी में जाके अपनी रिटर्न फाइल कर सके, उसको बाकी रिटर्न जो है वो एलिजिबल नहीं होनी चाहिए। इस फेज से हम गुजर के अपने जो स्क्रूटनी का निजाम है उसको आसान कर सकते हैं, यानी सेल टैक्स रिटर्न के अंदर अगर तो उसको सिर्फ इंपोर्टर की फील्ड अवेलेबल हो। ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा प्रपोजल है। मेरे ख्याल में इससे जरा स्पेसिफाइड हो जाएगा सारी चीजें और बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। बिल्कुल जी, ये पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की लास्ट ईयर बजट प्रपोजल्स का हिस्सा थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कैरी नहीं हो सकी। मैं समझता हूँ कि अगर कोई पाकिस्तान की खिदमत करना चाहती है एफबीआर, तो उनको इस किस्म की प्रपोजल्स लेना चाहिए। टैक्स की शरह ज्यादा करने से या रेट ऑफ टैक्स बढ़ाने से या बड़े बड़े रेवेन्यू इकट्ठा करने से तो रियल टर्म में हम इस वक्त मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो सेल्स टैक्स है ये तो एंड कंज्यूमर पे जाता है, अल्टीमेटली ये तो इन्फ्लेशन को बढ़ाता है और इस टैक्स से जो है वो एंड कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कंप्रोमाइज होती है। ठीक है, तो हम आखिरी बात कर लें जाहिद, ये बिल्कुल आपकी बात वाज़ेह तौर पे आ गई। ये जो स्मगल गुड्स हैं ये पूरी मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जो लोग मैन्युफैक्चर लेके आते हैं वो अपनी उस पर टैक्स दे के आते हैं, तो ये कॉम्पिटिटिव कैसे रह सकती हैं? ये मतलब ये जब भी मैंने आपसे अर्ज किया कि रेट ऑफ सेल्स टैक्स हायर साइड पे होंगे, रेट ऑफ ड्यूटीज हायर साइड पे होंगी, तो हमेशा से स्मगलिंग अट्रैक्टिव रहेगी और स्मगलिंग की अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी और वो स्मगलिंग टू सम एक्सटेंट लेजिटिमेट भी हो जाती है इन फेक इनवाइसेस के साथ। अगर कोई भी स्मगल गुड्स को आप, क्योंकि प्रोग्रेसिव इनवाइस होती है, इसमें रियल सेल कोई नहीं होती, तो बाज़ औक़ात जो इसमें फ्रॉडिस्टर्स हैं वो स्मगलिंग की चीजों को रिप्लेस कर लेते हैं फ्लाइंग इनवॉइस के साथ, तो इस तरह से फिर ये एक पूरी सप्लाई चेन का स्मगलिंग हिस्सा भी बन जाती है। लेकिन जब ये स्ट्राइप आया था तो उसके साथ आया था कि जी अब ऑडिट नहीं होगा, अब क्योंकि लाइफ टाइम मैचिंग है और रियल टाइम मैचिंग है तो अब कोई इनवॉइस जो है ना फेक नहीं चलेगी, लेकिन ये पूरा सिस्टम भी डिरेल हो गया है। ये अनवर काशिफ साहब, आप जानते हैं कि ये जुलाई 2016 यानी 2016 में ये निज़ाम आया था। आज तकरीबन इसको आए हुए 7 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन एफबीआर इसमें कोई खातिर कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। आल्दो के मैं इस सिस्टम को सपोर्ट करता हूँ और लेकिन इसमें भी बेहतरी की बहुत गुंजाइश मौजूद है। जैसे मैंने आपसे कहा कि सेक्टर स्पेसिफिक करना और जिस तरह से एचएस कोड को स्पेसिफाई करना और नॉन सेक्टर के लिए कोई इसके रिस्क क्राइटेरिया को डिफाइन करना, ये वो चीजें जो एफबीआर को करने की अशद जरूरत है। आपके ख्याल में एफबीआर तैयार नहीं है इस बात पे या कोई होमवर्क हो रहा है वहां पे? नहीं, हम ये समझते हैं कि एफबीआर की जो है वो अभी भी इस तरफ इतनी शायद तवज्जो नहीं है, लेकिन हम जो है पाकिस्तान टैक्स बार के फोरम से एफबीआर की मदद करने के लिए तैयार है। हमारे पास जो है वो आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस भी हैं, एक्सपर्ट व्यूज भी हैं और इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के रेवेन्यूज को सेफ गार्ड करने के लिए और एक बिजनेसमैन जो पूरा टैक्स पे करता है उसको लेवल फील्ड प्ले प्रोवाइड करने के लिए हम जो है वो वॉलंटियर करेंगे और एफबीआर की मदद करने के लिए तैयार है अगर किसी जगह पे उनकी कोई डेफिशिएंसी है तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाहिद अतीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़े बात कर रहे थे कि जो हमारा स्ट्राइप सॉफ्टवेयर है जिस पर सेल टैक्स रिटर्न फाइल होता है
उसको किस तरह रीडिज़ाइन करना चाहिए, उसको सेक्टर वाइज डिज़ाइन करना चाहिए ताकि वो हर सेक्टर अपना इनपुट वहाँ डाले, ताकि जो मिस यूज़ हो रहा है या ये जो इररेलेवेंट इन्वॉइसेस चार्ज हो रही हैं या फ्लाइंग इन्वॉइसेस हो रही हैं, इनको रोका जा सके। और उसमें फिर रिस्क भी एक वो होना चाहिए कि किस तरह रिस्क को मैच करना है, किस तरह चेक करना है उसको। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। मेरे ख्याल में हर वक्त यही कोशिश की जाती है कि रेट ऑफ टैक्स बढ़ा दें, फिर उस पर फर्दर टैक्स बढ़ा दें, फिर उस पर एक्स्ट्रा टैक्स बढ़ा दें। मेरे ख्याल में ये इस एक्सरसाइज और इस अप्रोच को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। हमें इस पाई को बड़ा करना पड़ेगा। सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन बहुत कम लोगों की है जितना पाकिस्तान में कारोबार है, और इसके साथ साथ हमें स्मगलिंग को भी रोकना पड़ेगा। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने दूसरे मेहमान से बात करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि फ़ेक और फ्लाइंग इनवॉइसेस का जो दौर आज भी है, और इससे पाकिस्तान के ख़जाने को कितना, एक्सचेकर को कितना नुकसान पहुंचा है, और इसने पाकिस्तानी इकॉनमी को जो है वो कितना नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अभी तक हम इस बात पे नहीं पहुंच सके हैं कि आया हमने अपना रेट ऑफ टैक्स कम करना है, आया हमने इसको किस तरह काउंटर करना है, ताकि ये जो सिस्टम है इन फेक और फ्लाइंग इनवॉइसेस का पूरा एक सैलाब है, ये किस तरह इसको रोका जा सकता है, और इसका जो एक्सचेकर को नुकसान पहुंच रहा है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं राशिद मलिक साहब, सीनियर टैक्स एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे वक्त निकाला। राशिद साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो फेक और फ्लाइंग इनवॉइसेस का अभी आपने थोड़े दिन पहले खबर पढ़ी, और उसको मैं बैकग्राउंड ये देता हूँ कि जो एक सिस्टम 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें जो है कहा गया था कि रियल टाइम मैचिंग होगी इनवॉइसेस की, और ये फेक और फ्लाइंग इनवॉइसेस को काउंटर कर लेगा, लेकिन आज भी उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। तो इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? अच्छा अनवर साहब, इसके मल्टीपल फैसेट्स हैं, लेकिन इसमें दो बुनियादी वजूहात जो हैं वो हमारी इकोनॉमी की नॉन डॉक्यूमेंटेशन है। ओके। अब इसमें सप्लाई साइड के ऊपर भी इशू है और इसमें परचेज साइड पे भी इशू है। सप्लाई साइड पे जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी चूंकि पैरेलल इकोनॉमी साथ चल रही है, उसकी वजह से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है जो कि पूरा टैक्स दे रहा है, दे बिकम अनकम्पेटिटिव अगेंस्ट द पैरेलल इकोनॉमी। जब उसके ऊपर आप फर्दर टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उनके लिए और भी मुश्किल हो जाता है कि वो उस इकोनॉमी में सर्वाइव करें। अब इसी तरह परचेज साइड का भी चैलेंज है। परचेज साइड में ये है कि बायर्स अनरजिस्टर्ड होते हैं, और आपको पता है पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बायर्स मार्केट है, सेलर्स मार्केट तो है नहीं। सो बायर्स रूल दी टर्म्स ऑफ परचेजेस। उनका प्रेशर ये होता है कि हम तो बगैर इनवॉइस से चीजें लेंगे और उस पर टैक्स भी नहीं देंगे। अब वहां पे जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है दे बिकम एट ए डिसएडवांटेज पोजीशन, और उसकी वजह से जो बेसिक बॉटम लाइन है उसी वजह से ये फेक और फ्लाइंग इनवॉइस कॉन्सेप्ट चलना शुरू हुआ। इनिशियली तो ये सिर्फ टैक्स फ्रॉड था, टैक्स एवेजन थी, बट सब्सिक्वेंटली आपने भी ऑब्जर्व किया होगा फॉर पीरियड ऑफ टाइम कि ये कुछ इंडस्ट्री की नेसेसिटी भी बनती गई। जिसका रिटेल सेक्टर है वो टीयर 1 में आके रजिस्टर भी हो जाते हैं, अपने आप को इंटीग्रेट भी करवा लेते हैं, लेकिन इनको परचेज की इनवॉइसेस नहीं मिलती क्योंकि वो पैरेलल इकोनॉमी से चीजें उन पर तक सप्लाई हो रही होती है। अब जब उनको परचेज की इनवॉइस नहीं मिलती तो उनकी सेल की वैल्यू जो है टैक्स के बाद बढ़ जाती है, और द शॉप नेक्स्ट डोर इज सेलिंग विदाउट एनी टैक्स, they become uncompetitive. So to bring their price down, वो फिर इस किस्म की इनवॉइसेस का सहारा लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है लॉ के मुताबिक, लेकिन एक बिजनेस रियलिटी भी है। तो हमको दोनों चीजों को साथ देखकर इसका जो हमारा कानून है वो तो वैल्यू एडिशन है ना, मतलब अगर मैं परचेज कर रहा हूँ तो उस पर टैक्स लगाऊंगा अपनी वैल्यू एडिशन पे और आगे दे दूंगा। तो जो सेलर होता है, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली तो उसको पूरा इम्पैक्ट पड़ जाता है पूरी सप्लाई चेन का, अगर आपका नीचे से नॉन डॉक्यूमेंट। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी ऑब्जर्वेशन सही है। इसी वजह से उसको क्योंकि परचेज पे कोई टैक्स नहीं मिलता, तो सारे का सारा बर्डन उसके ऊपर आ जाता है, और वो बर्डन बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, प्रोवाइडेड कि उसकी शॉप नेक्स्ट डोर इज ऑल्सो रजिस्टर्ड।
प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो रिटेलर्स हैं वो कम हैं, उनको टैक्स भी तमाम पे करना पड़ता है, और 98% रिटेलर रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी वजह से वो अनकम्पेटिटिव हो जाते हैं। तो नहीं, तो आप इसका राशिद साहब, आप क्या देखते हैं इसको किस तरह एड्रेस करना चाहिए, या एफबीआर को अगर इस पर कोई पॉलिसी वजह करनी है? ये मतलब ये इशू तो डायरेक्टली इकोनॉमी को डेंट कर रहा है ना। आप चाहे रियलिटी बन गई है, लेकिन अल्टीमेटली तो सफर जो है इकोनॉमी हो रही है, एक्सचेकर हो रहा है। तो ये तो कोई फायदा नहीं है कि आप टैक्स ले रहे हैं और उसी इकोनॉमी को डेंट कर रहे हैं आप। अच्छा, अब इसकी ना हमें मल्टीपल जो है वो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना पड़ेगा। हम कोई एक सोल्यूशन जो है वो तमाम प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर सकते। कोई हाइब्रिड सिस्टम लाना तो पहला सोल्यूशन तो इसका ये होना चाहिए कि जो आपकी डेटा इंटीग्रेशन है उसको और बेहतर किया जाए। ठीक है। जिस तरह आपने शुरू में अपने इंट्रो में ये कहा कि 2016 से सिस्टम्स को ऐसा डेवलप किया गया कि वो बायर और सेलर का डेटा एक जगह अवेलेबल होता है, इस तरह हमें बाकी डेटा को भी इंटीग्रेट करना चाहिए तमाम इंफॉर्मेशन के साथ। बैंक का डेटा भी होना चाहिए, एक्सेस जो है वो बेहतर होनी चाहिए और रियल टाइम होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो हमने ये फर्क क्रिएट कर दिया है इंटीग्रेटेड रिटेलर, नॉन इंटीग्रेटेड रिटेलर और अनरजिस्टर्ड रिटेलर, और अनरजिस्टर्ड रिटेलर के ऊपर बिजली के बिलों के ऊपर टैक्स लगा के जो रिकवरी करने की कोशिश की जा रही है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हो गया है रिटेलर्स के लिए जो कि फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो ये जो फर्क है इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम सप्लाई साइड के ऊपर। जब हम सप्लाई साइड के ऊपर आते हैं तो वहां हमें ये जो फर्दर टैक्स लगाया जाता है उसके बारे में कहा जाता है कि ये रेवेन्यू जनरेशन एक मेजर है, जबकि मेरा अपना जाती ख्याल ये है, आई मे बी रॉन्ग, कि इस फर्दर टैक्स लगने की वजह से फ्लाइंग इनवॉइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं। इवन दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच अदरवाइज पूरा टैक्स देते हैं, लेकिन क्योंकि वो उनकी बिजनेस को बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट आना शुरू हो जाता है फर्दर टैक्स की वजह से, वो भी इस चैलेंजिंग सिचुएशन में आ जाते हैं कि कई बिजनेसेस को लाभ। तो आप ये कह रहे हैं कि 18% के ऊपर जो 4% फर्दर टैक्स लगता है वो बिजनेस की वायबिलिटी को खत्म कर देता है, मतलब बिजनेस वायबल नहीं रह जाता और चैलेंजिंग बना देता है। 18% ही चैलेंजिंग है एज इट इज, लेकिन जब आप उस पर डिस्क्रिमिनेशन खड़ी कर देते हैं कि आपको 4% देना पड़ेगा अनरजिस्टर्ड को सेल करते रहे, जबकि गवर्नमेंट ये जानती है कि हमारे पैरेलल इकोनॉमी तकरीबन उतनी ही बड़ी है या उससे ज्यादा बड़ी है जितनी हमारी फॉर्मल इकोनॉमी, तो फिर उसको बजाय इसके कि उस जो पैरेलल इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेशन करने की बजाय आप सारा बोझ जो है उस सप्लायर के ऊपर डाल देंगे तो उसका बिजनेस वायबल नहीं रहेगा। ठीक है। और जब वायबल नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली उनको ये ऑप्शंस एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं, जो आई एग्री विद यू दैट इज एब्सोल्युटली इलीगल। बट आपने शुरू में यही पूछा कि इसको रिजॉल्व करने का तरीका क्या है। लीगैलिटी और इलीगैलिटी उसी वक्त अपना असर दिखा सकती है जबकि वो रियलिटी ऑफ द बिजनेस के साथ मैच करे। बिल्कुल। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिस मैच है जिसकी वजह से ये फ्लाइंग इनवॉइसेस का कॉन्ट्रैक्ट है। फेक इनवॉइसेस बहरहाल वो दैट्स अनदर स्टोरी, वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है जिसका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं। ओके, वो तो टोटली क्रिमिनल एक्ट है वो तो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो फेक इनवॉइसेस है उसमें तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होती, उसमें कोई बिजनेस ही नहीं होता। गवर्नमेंट को उसमें रेवेन्यू मिलने की बजाय वो तो नेगेटिव रेवेन्यू की तरफ चला जाता है। वो तो एक क्रिमिनल और फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है, तो उसको तो किसी भी तरह इंकरेज या जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। फ्लाइंग इनवॉइसेस आर ऑल्सो नॉट करेक्ट फिनोमिना, बट हमें ये सोचना पड़ेगा कि फ्लाइंग इनवॉइसेस फॉरवर्ड सेक्टर क्यों उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। जब तक हम उसके रूट कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे, जितनी ज्यादा आप डॉक्यूमेंटेशन कर लें या इंटीग्रेशन कर लें, फ्लाइंग इनवॉइस का कॉन्सेप्ट उसमें फिर भी रहेगा। नहीं, तो ये रूट कॉज आपके ख्याल में क्या है? अब जैसे आपने ये परचेज साइड पे बताया कि डेटा इंटीग्रेशन और होनी चाहिए, आपने कहा कि रिटेलर्स पे जो बिजली पे टैक्स है वो ख़त्म होना चाहिए, और इंटीग्रेशन और नॉन इंटीग्रेटेड जो है उनकी वो डिस्टिंग्विश ख़त्म करना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आप ख़त्म करेंगे तो रिटेलर की हद तक, ये तो रिटेलर की हद तक इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है या रिलेट किया जा सकता है रीजंस फॉर इश्यूएंस ऑफ फ्लाइंग इनवॉइसेस। सही है, लेकिन ये तो रिटेल तो एक बहुत छोटा सेक्टर है इस फ्लाइंग इनवॉइसेस में।
सही। जो ज्यादा फ्लाइंग इनवॉइसेस इस्तेमाल होती हैं वो या तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है या वो मैन्युफैक्चरिंग साइड पे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। और उसकी इस्तेमाल होने की वजह बिल्कुल यही है कि मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरा कंपेटिटर 18% टैक्स नहीं दे रहा, बट समहाउ कीपिंग माय बिजनेस efficiencies high, I managed to compete with the informal sector. उसके बावजूद भी जब मुझ पे फर्दर टैक्स लगा दिया जाता है 4%, तो मैं बिल्कुल भी वाइबल नहीं रहता। सही। और मेरे लिए ये वाइबिलिटी को मैच करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि ऑल्दो मैं गुड्स भी बेचता हूँ, टैक्स भी उस पर जमा कराता हूँ, बट टू सेव फर्दर टैक्स आई रेज एन इनवॉइस to a business entity which is registered but not my actual buyer. Okay. तो further tax भी एक बहुत बड़ा effect create करता है flying invoices को promote करने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है कि शुरू में कुछ साल पहले further tax स्टार्ट किया गया, उस वक्त रेट ऑफ टैक्स 2% था, और फिर जब फ्लाइंग इनवॉइसेस की जब लोगों ने बहुत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो फिर गवर्नमेंट को अंदाजा हुआ कि दिस further tax is basically detrimental to the government revenue, और उसको उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। For the longest period it stayed discontinued। नहीं, लेकिन राशिद साहब ये भी इस पे कोई एक्सरसाइज नहीं हुई कि फर्दर टैक्स लगाया गया था अनरजिस्टर्ड पे, तो उनका जो डेटा है या उन लोगों को रजिस्टर किया जाए जिन पे फर्दर टैक्स लगा होगा, तो ऐसी भी कोई एक्सरसाइज नहीं हुई। ये तो सिर्फ एक रेवेन्यू मेजर्स बन के रह गया था। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल को सामने लेके आए हैं। उसमें ऐसी ही बात है, इस एक्सरसाइज का मकसद क्या था? मकसद ये था कि एक तो गवर्नमेंट को वो वाला टैक्स मिलेगा जो कि अनरजिस्टर्ड सेक्टर पे से नहीं मिलता, सो उसका जो डिफरेंशियल है उसको कवर करने के लिए फर्दर टैक्स लगाया गया। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट जो प्रॉमिस किया गया था वो ये था कि हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि ये चीजें एज ए अनरजिस्टर्ड पर्सन खरीदते हैं, हम उनको रजिस्टर करेंगे, और उसके बाद हमारा टैक्स नेट जब ब्रॉड होगा तो हम स्टैंडर्ड रेट ऑफ टैक्स को भी नीचे लेके आएंगे। Absolutely. लेकिन उसके बरक्स हुआ क्या कि कोई ऐसी एग्जांपल सामने नहीं लाई गई जहां पे इंडस्ट्री ने अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा हो, फर्दर टैक्स चार्ज किया हो, और उसके अगेंस्ट रजिस्टर्ड पर्सन की तादाद में इजाफा किया गया हो। तो ये एक बहुत बड़ा जो कमी है SBR की तरफ से कि वो इस पूरे एक्शन को पूरा नहीं कर पा रही। फर्दर टैक्स की जो इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी है उसको हाफ हार्टली इम्प्लीमेंट करके सिर्फ सप्लाई साइड पे सारा फोकस है, बाइंग साइड के ऊपर उनका फोकस नहीं है कि वो कौन से अनरजिस्टर्ड लोग हैं जो बिलियंस ऑफ रुपीज की परचेज कर रहे हैं विदाउट गेटिंग देमसेल्फ इन्वॉल्व इन द टैक्स नेट। तो आपकी ऑब्जर्वेशन सही है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए। इसकी वजह क्या, इस काम करने की क्या मतलब ये नाअहली है या कोई इनको कोई रुकावट है, क्या किस वजह से ये काम नहीं कर सके इस पे? अच्छा, अब आपको मालूम है कि हमारी जो कैपेसिटी है टू इम्प्लीमेंट टैक्स वो काफ़ी कमज़ोर है। हमारे नंबर ऑफ ऑफिसर्स जो हैं इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, उनका नंबर बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन या दो सेक्टर्स विच आर नॉट रजिस्टर्ड इन द इकोनॉमी। सही है। तीसरा एक बहुत बड़ा इशू ये है कि हम जो इंटीग्रेशन ऑफ डेटा की तरफ हम बहुत स्लो चल रहे हैं। हम कोशिश तो करते हैं, जिस तरह 2016 में रिटर्न्स को ऑटोमेट किया गया, इसी तरह हमारे कस्टम्स के जो वीबॉक्स सिस्टम है उसको ऑटोमेट किया गया, जिसकी वजह से बहुत सी बेहतरी तो आई है, लेकिन इसकी रफ्तार जो है वो बहुत स्लो है। सो जहाँ से हमारे पास जो टैक्स ऑफिसर्स हैं उनकी तादाद कम है, उनकी ट्रेनिंग का फुकदान है, इसलिए उनकी कैपेसिटी कम है टू रिकवर और इम्प्लीमेंट द टैक्स पॉलिसी। उसी तरह उनके पास वो वसाइल भी कम है जिसकी वजह से वो इन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ हार्ड फैक्ट्स एंड डेटा। आपको याद होगा कि नागला ने एक एक्सरसाइज की थी और उनका ख्याल ये था कि उन्होंने मोर देन 500,000 टैक्स पेयर जो है उस डेटा की बेस पे ही आइडेंटिफाई कर लिए हैं। डिपार्टमेंट ने सिर्फ उस डेटा को
पढ़ना था, उसको एनालिसिस करना था और उसकी बेस पे लोगों को रजिस्टर करना था। लेकिन वो एक्सरसाइज भी पूरी ना हो सकी और वो उसकी वजूहत वही लो हैं कि कैपेसिटी ऑफ द ऑफिसर्स, क्योंकि नंबर ऑफ ऑफिसर्स बहुत कम है टू इम्प्लीमेंट द टैक्सेशन पॉलिसी इन द ट्रू स्पिरिट, और डेटा की जो ऑथेंटिसिटी है या इंटीग्रेशन है वो बहुत कमजोर। आज दुनिया के जब हम टैक्स सिस्टम्स को देखते हैं तो वहाँ लोगों की तो कमी होती है, लेकिन सिस्टम जो है ना वो टेक्नोलॉजी बेस्ड चल रहा है। हम उसमें भी नाकाम हो गए हैं कि सिस्टम ऑटो पे उसको इंटीग्रेशन कर दी जाए और वो ऑटो पे सिस्टम जो है वो चीज़ आउटपुट दे, तो वो भी हमारे यहाँ वो भी चीज़ नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल सही आपने कहा। मैं इसीलिए बार बार जब भी पॉलिसी की बात करता हूँ तो दो तरफ मेरा इशारा होता है। एक तो ग्राउंड पॉलिसी है जो कि फील्ड एनफोर्समेंट है, और दूसरी तरफ जो ऑटोमेशन है वो बहुत बुनियादी पिलर है इस पॉलिसी का। हम करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं ऑटोमेशन, लेकिन हमारी पेस ऑफ ऑटोमेशन इज वेरी स्लो। दिस नीड्स टू बी इंक्रीज मैनी फोर्स टू कैच अप विद द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। तो जब तक हम अपनी ऑटोमेशन को स्ट्रांग नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम जो टैक्स का टारगेट है और टैक्स टू जीडीपी रेशियो है उसको बढ़ा नहीं पाएंगे। अब बहुत अच्छे इकदाम पास में किए गए, जिसमें रिफंड के सिस्टम को ऑटोमेट किया गया, जिसमें फार्मास्यूटिकल के रिफंड को ऑटोमेट किया गया, एक्सपोर्टर्स के रिफंड को ऑटोमेट किया गया, रिटर्न्स को इंटीग्रेट किया गया, लेकिन उसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट की अभी भी गुंजाइश है। इसी तरह कस्टम्स के डेटा को और लोकल सेल्स के डेटा को भी आपस में इंटीग्रेट होना चाहिए, ताकि ऑफिसर को मालूम हो कि ये चीज कितने में इंपोर्ट हुई थी और कितने में बिक रही है, और किसने इंपोर्ट की थी, बीच में कितनी दफा इसके हैंड एक्सचेंज हुए हैं, और इवेंचुअली कौन सा रिटेलर इसको बेच रहा है। जब तक आप ये तमाम सिस्टम इंटीग्रेट नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ाना थोड़ा मुश्किल काम है। आपके ख्याल में ग्राउंड पे एक तो इन्फोर्समेंट होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी को पूरी तरह यूज करना चाहिए, जो कि नहीं किया जा रहा। टेक्नोलॉजी को यूज करना पहली जरूरत है, और उसी तरह हमारी जो कैपेसिटी ऑफ द ऑफिसर्स है उसको इम्प्रूव करना और बढ़ाना, वो दूसरी जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राशिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज में बता रहे थे कि क्या होना चाहिए, किस तरह इस चीज़ को, ये हायर रेट ऑफ टैक्स जो टेम्पटेशन है लोगों के लिए फ्लाइंग इनवॉइसेस का, वो कह रहे हैं कि वो लोगों के लिए बिज़नेस जो है सस्टेनेबल नहीं रह गया, वायबिलिटी नहीं रह जाती बिज़नेस की। तो गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि सेल टैक्स का जो रेट है उसको अगर वो रैशनलाइज करें, उसको रिकन्सिडर करें। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों कि अगर आप रेट कम करें तो आप पे नंबर ऑफ़ टैक्स फाइलर्स बढ़ें, और इसके लिए जो है ग्राउंड पे आपको प्रॉपर काम करना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन का, और टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है, जो हम अपने हर प्रोग्राम में कहते हैं, उसकी अगर इंटीग्रेशन अगर आप कर दें, डेटा इंटीग्रेशन कर दें, तो बहुत सारे पाकिस्तान के टैक्स मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन ये क्यों नहीं किया जा रहा? किया जा रहा है तो बहुत स्लो किया जा रहा है, और यही वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान हर चीज़ में पीछे जा रहा है। रेवेन्यू कलेक्शन आपका कम होगा तो इकॉनमी नहीं चलेगी, और लोग जो कारोबार कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कारोबार आप बिल्कुल करें, लेकिन कारोबार कानून के जो एक वजह तरीक़ेकार वजह है उसके अंदर करना चाहिए। आपको रेट ज़्यादा है, लेकिन टैक्स रेट ज़्यादा है, लेकिन ये कि उसकी वजह से गैर कानूनी इक़दाम नहीं करने चाहिए। आप गवर्नमेंट से बात करें, उनसे कहें कि आपके रेट ऑफ टैक्स कम करें, आपकी जो भी प्रॉपर फोरम्स हैं वहाँ पे बात रेस करें, लेकिन कारोबार जो है वो कानून की हद में रह के होना चाहिए। यही तरीक़ेकार है जिसकी वजह से इकॉनमी भी चलेगी, जिस तरीके से आपके एक्सचेकर में पैसा आएगा, और जो पाकिस्तान की आवाम जो पिसी हुई है इस वक्त महंगाई से, जो पिसी हुई है इस वक्त जो कि हालात से, उसको अगर कोई सुकून का सांस मिलेगा, तो अगर पाकिस्तान में पाकिस्तान के एक्सचेकर में सही टैक्स जाएगा तो वही टैक्स जो है उन लोगों पे इस्तेमाल होगा। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, हमें यहाँ अपने प्रोग्राम को ख़त्म करना है, और उसके बाद हम हमेशा जो कहते हैं मुनसिफाना टैक्स निज़ाम मजबूत पाकिस्तान।